मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ अदिति नायर मैम जुड़ चुकी हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ICRA की। अदिति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं दीप्ति देशपांडे, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं क्रिसिल की। दीप्ति मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति जी, आपसे ही मैं थोड़ा सा अगले सवाल के साथ आना चाहूंगा। जो अजय सर ने कहा है कि अप्रैल से अब तक 86 सेंट्रल बैंक्स ने ये मूव किया है, लेकिन अप्रैल से अब तक हमने भी तो 180 बेसिस पॉइंट तक के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। अभी भी अजय सर कह रहे हैं कि अभी भी आगे जाएगा, ये लास्ट नहीं है। अभी भी शायद RBI को इस तरह के स्टेप्स आगे भी उठाने पड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है पर्याप्त नहीं हुआ अप्रैल से अब तक का 180 का मूव? जी देखिए, आई थिंक अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल RBI करना चाहती है, इट इज नॉट वन ऑन वन। अगर रेट्स बढ़ जाए तो इमीडिएटली इन्फ्लेशन कम होता है, उसका थोड़ा लैग इम्पैक्ट आता है यूजुअली इकोनॉमी में। और इंडियन इकोनॉमी में ऐसा माना जाता है कि जैसे सपोज मई में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई गई हैं, तो इट विल टेक एटलीस्ट अबाउट 2 और 3 क्वार्टर्स। तो दिसंबर इस साल से हम थोड़ा इम्पैक्ट वो भी कुछ सेक्टर्स में देखना शुरू करेंगे। सो बेसिकली अगर आप देखें तो हमारा मानना है कि 140 बेसिस पॉइंट्स अभी तक इंक्रीज हुआ है, और 25 बेसिस पॉइंट्स तो कम से कम RBI हाइक करेगी। इसका जो है क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट हम मिड ऑफ 2023 में कहीं देखेंगे। सो व्हेन ऑल ऑफ दैट इज पुट टुगेदर, आई थिंक थोड़ा लैग्ड इम्पैक्ट एंड इन्फ्लेशन आउटलुक जो है, पुटिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर, RBI और थोड़ा इंक्रीज तो करेगी, और उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे आने वाले साल में। ऑल राइट, अदिति मैम, आपका टेक इस पर। और दूसरा, क्या पास ऑन बैंक्स इसको इसी रूप में करेंगे? क्योंकि हमने देखा था कि पॉलिसी आई नहीं थी, उससे पहले 3-4 बैंक्स ने अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी थी। कहा यह जा रहा था कि पॉलिसी का भी वेट नहीं किया। तो अब क्या इमीडिएटली पास ऑन होंगे ये कंज्यूमर्स पर, या बैंक्स कुछ वेट करेंगे? देखिए, लास्ट हाइक इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लगता है जिस तरह से आज कमेंट्री आई है, जब तक इन्फ्लेशन की रीडिंग 6% के नीचे नहीं जाती या बिल्कुल ही सर्टन नहीं हो जाता कि अगले आने वाले 1 या 2 रीडिंग 6% के नीचे आ जाएंगी, तब तक तो रिपो रेट को RBI MPC और बढ़ाते रहेंगे। कितना बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर कमोडिटी प्राइसेस में और डाउन ट्रेंड आता है और अगले 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा लगता है कि अक्टूबर या नवंबर की ही इन्फ्लेशन रीडिंग 6% के आसपास आ जाएगी, तो अगला फाइनल रेट हाइक का क्वांटम कुड बी एज लेस एज 10 बेसिस पॉइंट्स, और इट कुड बी एज मच एज 35 बेसिस पॉइंट्स, अगर तब भी इतनी इमीडिएट सब 6% रीडिंग नहीं दिखे MPC। हमारा मानना ये है कि दिसंबर तक की पॉलिसी में अभी भी एक पॉज का लाइक्लीहुड काफी हाई है आफ्टर दिस 10 to 35 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन सितंबर। जहां तक बैंक्स का सवाल है, हमारे हिसाब से जिस तरह से TD रेट्स ऊपर गए हैं, तो डिपॉजिट रेट्स को अब काफी जल्दी ट्रांसमिशन दिखाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो अभी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, अजय सर, सबसे बड़ी बात यही है कि अमेरिका और ब्रिटेन में जिस तरह से महंगाई देख रहे हैं, और आपने भी बहुत जिक्र किया, तमाम सेंट्रल बैंक्स ने अभी बढ़ाए हैं, उसके बावजूद वहां पर उस तरह से कामयाबी मिल नहीं पा रही है। ऐसे में भारत में इन्फ्लेशन की स्थिति और अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, उनमें अभी भी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा उनका भी नहीं मालूम है। तो ऐसे में भारत में जो 6% का जो आपने बताया कि जब तक उसके कोई फिगर्स नहीं मिले, उसका कोई साइन नहीं मिला कि इन्फ्लेशन 6 से नीचे आएगी, तब तक RBI के पास भी एक ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा। कब तक देख पाएंगे हम सर, ग्लोबली अगर सिनारियो को देखें, 6% से नीचे आने के लिए कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनका हमको वेट करना चाहिए? नहीं, देखिए, RBI का जो टारगेट है 4 ± 2 है, तो 6 भी हम बहुत उनको लिबरली दे रहे हैं। 6% भी बहुत बड़ी गाज है गरीबों के ऊपर, 6% इन्फ्लेशन होना, बट भारत में हमें 5% चलता रहा है। तो या तो आप अपना गोल बढ़ा दीजिए कि भाई 7% हमारे लिए नॉर्मल है और 7 ± 2 हम करेंगे, तो फिर तो आज हो जाएगा। नहीं तो देखें तो कोई भी और हो, अगर अदिति जी बैठे हैं इकरा में और रिपोर्ट एक के बाद एक रिपोर्ट इनका गलत आ रहा है, इन्फ्लेशन का आंकड़ा या फिर रेट्स का आंकड़ा, तो बॉस आके पूछेंगे। अब अदिति जी तो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं, मैं देख रहा हूँ कई सालों से इतने एक्यूरेट रहते हैं, इनके रिपोर्ट्स में पढ़ता रहता हूँ और उससे गाइडेंस लेता हूँ। बट ये RBI MPC 6 महीने लॉस कर दिया, 6 महीने 6% से ज्यादा आ गए,
और आज इनका जो प्रोजेक्शन है अगले 6 महीने भी है और उसके बाद भी तिमाही 5.8 है। 5.8 से स्लिपेज 6% होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कहूंगा हॉकिश नहीं हूं, मैं नॉर्मली बहुत सेंटर ऑफ द कर्व रहता हूं, बट मैं कहूंगा अभी जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन की है और ये ब्रॉडन हो जाएगी। इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से बढ़ के ये पूरी इकोनॉमी में आ जाती है, उसके लिए आपको जल्दी करना होता है। दीप्ति जी ने जैसे कहा 6 से 9 महीने लग जाते हैं ट्रांसमिशन में। अभी 14 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन हुआ है मई से अभी तक का। सीपी जो है वो जाता है होलसेल सेगमेंट में, रिटेल में कुछ नहीं हुआ। आप अगर जो लोन्स के भी दर हैं वो ठीक है, मार्जिनल रेट्स बढ़े हैं, बट जो रिप्राइसिंग ऑफ बुक है उसमें भी 14-15 बेसिस पॉइंट ही आया है 140 में से। दूसरी बात है आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो 113 पे पहुंच गया है। तो वो क्या दिखा रहा है कि आप ज्यादा लोन दे रहे हैं, डिपॉजिट आपके आ नहीं रहे। ग्राहक यही बोल रहे हैं कि डिपॉजिट के रेट बढ़ाइए, तभी इन्फ्लेशन से तो ज्यादा डिपॉजिट दे, टैक्स तो छोड़ो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और आज गवर्नर ने भी बात की कि एंकर हो जाएंगी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। सेकंड राउंड इफेक्ट जो हम मार्केट में कहते हैं सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, आज उन्होंने इकोनॉमिस्ट तौर से सेकंड राउंड इफेक्ट बोले, वो बहुत डेंजरस रहते हैं। तो जैसे कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बोला कि 13% इन्फ्लेशन आ जाएगी और 5 क्वार्टर्स हमारा कंट्री रिसेशन में जाने वाला है। आप सोचिए कितना मायूसी का आलम है अगर आपकी इन्फ्लेशन, जहां पे आपके इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होते थे कुछ महीने पहले, अभी भी 1.5-2% पे 1.75 पे वो आए हैं और बोल रहे हैं 13% इन्फ्लेशन रहेगी, 5 क्वार्टर आपका रिसेशन रहेगा। हमारे 2024 के इलेक्शन है दीपक जी, तो कोई इसको नहीं आने देगा इस तरह से। आपको रेट बढ़ाने अभी बढ़ाइए ताकि 6 से 9 महीने में उसका इम्पैक्ट आने लग जाए इकोनॉमी में, और कोई चारा नहीं है। बहुत ब्लंट वेपन है। कई बारी मैंने आदित्य जी से भी डिस्कशन किया है, रेट हाइक बहुत ब्लंट रहता है, इससे सब कुछ ही गिरता है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को आप क्षति पहुंचा रहे हैं। पर इसके आगे कोई चारा नहीं है, चारा नहीं है आज के दिन में। बिल्कुल सर, करना था तो पिछले अक्टूबर से बढ़ाना था। हाँ। तो अभी तक 9 महीने हो गए होते, वो फ्लो थ्रू हो गया होता। फरवरी में जो छोड़ा वो बहुत बड़ी गलती थी। फरवरी में हम सब कह रहे थे 25 बेसिस पॉइंट, तब अहेड ऑफ द कर्व आप होते। जी सॉरी मैं ज्यादा बोल गया। नहीं सर, इट्स ओके सर। आप जब बोलते हैं तो मन करता है कि सुनते रहें, क्योंकि इतने फैक्ट्स और इतने डेटा के साथ आप बोलते हैं कि मन करता है आपसे एनलाइटमेंट होते रहें। बहरहाल छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन एक डिफरेंट वॉइस मैंने सुनी तमाम एक्सपर्ट्स के बीच में। जोशी साहब की कल हमारे साथ थे मेरे शो पर। उनका ये मानना था कि ये रेट हाइक आखिरी रेट हाइक होगा, क्योंकि तेल के दाम, मेटल के दाम, खाने का तेल, गेहूं पहले से कम हो रहे हैं, कूल ऑफ ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो प्रेशर भी उतना कम आ रहा है। क्या इस थ्योरी पर हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी सहमत हैं? उनकी राय इस पर जरूर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले अजय बग्गा सर के पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगा। यूएस जॉब डेटा उनके पास आया सर, कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? बहुत जबरदस्त नंबर है। 5,28,000 जॉब्स, डबल एक्सपेक्टेशन के डबल, और अनएम्प्लॉयमेंट फिगर 3.5% आ गया। ये बहुत जबरदस्त नंबर है। खैर जॉब डेटा कोइंसिडेंटल है, अनएम्प्लॉयमेंट लैगिंग इंडिकेटर है और हम इस तरह देखते हैं। बट ये क्या जबरदस्त इकोनॉमी है। रेट तो बढ़ाने पड़ेंगे अमेरिका को फिर से। मैं कहूंगा सितंबर का रेट हाइक 75 पे चला गया आफ्टर दिस डेटा। ऑलराइट, तो वाकई में ये एक ऐसा एंगल है जिस पर हमें अभी भी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा लौटूंगा अपने डोमेस्टिक उस पर जिस पर मैं बातचीत करना भी चाह रहा था। दीप्ति जी, जो मैं कह रहा था और जिसका कल जोशी जी भी जिक्र कर रहे थे, तेल के दाम, मेटल के दाम, खाने के तेल, गेहूं इतना तो नहीं है लेकिन फिर भी पहले से कम है, और कहा यही जा रहा है कि बरसात के बाद सब्जियों के दाम भी घट जाएंगे।
तो क्या कोई हमको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आरबीआई को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं कि आगे वो रेट्स हाइक ना करें, कुछ हेल्प नहीं करेंगे? देखिए, आई थिंक इट इज स्टिल अ वेरी रीसेंट फिनोमिनन। अगर आप देखने जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी थोड़े से कम हुए हैं, बिकॉज इट इज नॉट द फर्स्ट शॉक कहीं हमने डाइजेस्ट कर लिया है, बट जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी हो रहे हैं इन न्यूअर रीजन्स। सो जो हुआ है इन द लास्ट 10 to 12 days, इसे हम परमानेंट तो डेफिनेटली नहीं कह सकते। दैट इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस शार्प स्लाइड डाउन। डेफिनेटली वॉर जब शुरू हुआ उसके कंपैरिजन में प्राइसेस लो हैं, बट अब अगर वाई ऑन ईयर देखे तो दे आर स्टिल हाई। सेकेंड इज द थिंग कि अभी तक सारे जो इनपुट कॉस्ट बर्डन हैं वो मैन्युफैक्चरर्स ने कंप्लीटली पास ऑन नहीं किए हैं। तो जब भी डिमांड स्ट्रेंथन होगी और हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, तो मैन्युफैक्चरर्स भी उसे पास ऑन करेंगे, जिसका मतलब है कि कोर इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी हाई है वो हाई ही रहेगा, रिजिड ही रहेगा। एंड जैसे कि अजय सर भी कह रहे थे, दैट इज व्हेन इट इज चैलेंजिंग आरबीआई के लिए, जब इन्फ्लेशन थोड़ा एंट्रेंच हो जाए और फिर उसको नीचे लाना बहुत मुश्किल है। एंड फाइनली फूड इन्फ्लेशन का जो है, हमने अभी भी कुछ रिसर्च किया है, वो बेसिकली टेल्स अस दैट बरसात की वजह से जो है इस बार अनफॉर्चुनेटली फूड इन्फ्लेशन को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक अच्छी बारिश अगर हो जाए तो अपसाइड जो है वो डेफिनेटली कैप हो जाएगा, बट इट विल नॉट स्लाइड डाउन सिग्निफिकेंटली, क्योंकि नंबर वन एडिबल ऑयल प्राइसेस जो हम इंपोर्ट करते हैं वो अभी भी वाई डबल डिजिट्स में चल रहे हैं। जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं उस पे उसके इनपुट कास्ट आर स्टिल हाई, तो उन्हें उसको वो पास ऑन करना ही पड़ेगा। अभी वीट के लिए सप्लाईज हम थोड़े से ला रहे हैं अब बाहर से, विच इज हेल्पिंग अ लिटिल बिट, बट एक्चुअली आप अगर देखने जाए तो फ्रेश सप्लाईज इन द डोमेस्टिक मार्केट मार्च के पहले नहीं आएंगे। तो इस साल आई थिंक ब्रॉडली फूड इन्फ्लेशन प्रेशर्स रहेंगे। ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स में, जैसे आपने कहा वेजिटेबल वगैरह में कुछ रिस्पाइट मिल सकता है, एंड आई होप देयर आर नो अनसीजनल रेन्स वगैरह। तो ओवरऑल ये लास्ट रेट हाइक तो हम डेफिनेटली नहीं मानते। आप अगर आरबीआई का ओवरऑल स्टांस टोन वगैरह देखें तो मेरा अनुमान है कि इट्स अ लिटिल मोर हॉकिश। अगर इफ यू सी जो अभी तक के इस साल की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, दे हैव नेवर मेंशन कि इन्फ्लेशन टारगेट 4% रहेगा। वो हमेशा यही कहते आ रहे थे कि हमें अपने अपर टॉलरेंस बैंड के अंदर उसे लाना है। बाय स्पेसिफिकली स्टेटिंग दैट इट इज 4%, आई थिंक जो उनका टाइटनिंग स्टांस है वो थोड़ा और उठ के बाहर आता है। सो डेफिनेटली एटलीस्ट वी बिलीव सितंबर में अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स, और उसके बाद वेट एंड वॉच डिपेंडिंग की इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कैसी होगी और फेड टाइटनिंग कितने हद तक और कंटिन्यू होगी। ऑल राइट मैम। अदिति मैम, हम तो सब जानते ही हैं दो धारी तलवार की तरह रेट हाइक्स होते हैं। अब आपका इंटेंट जो है वो महंगाई पर काबू पाना तो होता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप डिमांड भी कम कर रहे होते हैं और उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है उसके असर भी भुगतने को तैयार रहना पड़ता है। तो जीडीपी नंबर्स पर जो आरबीआई ने आज प्रोजेक्ट किए हैं और एक्चुअल में जीडीपी नंबर्स आपके नजरिए में उसमें कोई फर्क नजर आने वाला है? और ये जो प्रेशर आएगा जीडीपी पर उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या रेडी है? हाँ, देखिए मेरे हिसाब से पहले तो मैं जल्दी से इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस की बात करूंगी। जो Q2 और Q3 का एमपीसी का इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है, हमें वो थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है। वहां पे इन दोनों क्वार्टर्स में हमें लगता है थोड़ा बहुत डाउन साइड होगा, और नवंबर के बाद सब 6% रीडिंग्स हमें लगता है आनी शुरू हो जाएंगी। शायद सारे महीनों में फिर भी ना आए, 1-2 महीने वापस 6% के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से मार्च के बीच में हमें लगता है कि रफली 3 से 4 सब 6% रीडिंग्स आ जानी चाहिए, अगर कमोडिटी प्राइसेस का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है और वापस रिवर्स नहीं होता। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर, मेरा व्यू बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ना कि जीडीपी की तरफ से और ना ही इन्फ्लेशन की तरफ से। फूड प्राइसेस में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ज्यादा ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन बहुत नीचे नहीं गिरेगी। दूसरी बात, सर्विसेज में डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे भी हो सकता है कि सर्विसेज की इन्फ्लेशन का मोमेंटम थोड़ा आगे जाके और स्ट्रांग हो, ये हमें वॉच करना चाहिए। लेकिन मैं ये चीज के लिए होपफुल हूँ कि शायद जिस तरह से अभी हमने कमोडिटी प्राइसेस में डाउन ट्रेंड देखा है, इस क्वार्टर में नहीं लेकिन अगले क्वार्टर में थोड़ा सा शायद प्रेशर गुड्स के प्राइसेस पे हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। तो ये ब्रॉडली इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी हमें लग रही है, और रिस्क्स और पॉजिटिव फैक्टर्स जिस तरह से मैंने अभी समझाया। ग्रोथ के मायने में अगर हम देखें तो हमारा जीडीपी फोरकास्ट FY23 का मार्च से 7.2% है, और पिछली 3 पॉलिसीज ने, एमपीसी ने भी 7.2% का ही टारगेट रखा है।
टारगेट नहीं, मतलब बेसलाइन प्रोजेक्शन। लेकिन जो एमटीसी के क्वार्टरली ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो हमारे फोरकास्ट से बहुत ज्यादा फर्क। फॉर इंस्टेंस Q1 में उन्होंने अभी भी 16.2% मेंटेन किया है। ये डेटा और 4 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा एंड ऑफ दिस मंथ। हमें लगता है कि 12.5 से 13% से ज्यादा YOY ग्रोथ नहीं होगी। बेस बहुत कम है, लेकिन इस क्वार्टर में एक तो हीट वेव का रबी आउटपुट पे जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से सामने आएगा। दूसरी बात, जो कमोडिटी प्राइसेस के स्पाइक का प्रेशर है मार्जिन्स पे, वो सबसे अक्यूटली इस क्वार्टर में फील होगा। आगे जाके हम ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं। Q2, Q3, Q4 हमें लगता है कि एमटीसी के प्रोजेक्शन से ऊपर होंगे। एक तो सर्विसेज की डिमांड काफी रोबस्ट है जी, और दूसरा जो आगे जाके हमें लगता है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है, गवर्नमेंट कैपेक्स है, दोनों ज्यादा बैक एंडेड होंगे इस साल में, और वो इवेंचुअली कैपेसिटी एक्सपेंशन को काफी बैक एंडेड फैशन पर पुश करेंगे। ऑलराइट मैम। बग्गा सर, जाते जाते बहुत संक्षेप में आपसे मैं वापस यूएस जॉब डेटा पर आऊंगा। डॉलर इंडेक्स पर इसका किस तरह का असर होगा और मार्केट मोराल पर क्विकली अगर आप इसको एनालाइज कर सकें इस समय। नहीं, देखिए, ये फिर रिसेशन तो यूएस में नहीं है। दो क्वार्टर जीडीपी माइनस आ रहा था, सब कह रहे थे रिसेशन। ये इतनी बड़ी जॉब डेटा देखना पड़ेगा कहां से आया, क्या हुआ, ये टोटली सरप्राइजिंग है। और सितंबर का प्रोबेबिलिटी ऑफ 75 बेसिस पॉइंट बढ़ने का 67% पहुंच गया, जो जिस दिन जुलाई में पावल बोल रहे थे वो 20% से कम था। अब लग रहा है कि 3 out of 5 टाइम्स चांस है कि 75 बेसिस पॉइंट सितंबर में करेंगे। इससे सबके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। और जो डॉलर इंडेक्स 109 से घूमा था, 105 पे आया। हमें लगा पीक डॉलर हो गया मिड जुलाई का या अर्ली जुलाई का, हो सकता है और बढ़े। तो ये सब पे प्रेशर आ जाता है और इसको देख के फिर अच्छा लगता है कि आरबीआई ने आज प्रोटेक्टिव 50 बेसिस पॉइंट ले लिया आज। ये हम कम लिया होता और इस तरह का आंकड़ा आता तो और मुश्किल हो जाती। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अदिति मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीप्ति मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के मॉनेटरी पॉलिसी का एक तरह से पोस्टमार्टम करें तो समझ में यही आता है कि ये आखिरी बार मर्तबा नहीं है जब इस तरह के विकल्प हैं। अभी तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं, सबको एनालाइज करना है। हमारी भी नजर रहेगी, जो भी इससे संबंधित अपडेट्स होंगे आप तक जरूर लाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील।